ABCL कक्षाओं में आपका स्वागत है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। माया फंडामेंटल्स से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे मॉडलिंग की तरफ जाएंगे। ये माया है, ऑटोडेस्क माया। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम बेसिक शुरू करेंगे इसका। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ माया। फंडामेंटल ऑफ माया में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी? ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट होगा फंडामेंटल ऑफ माया में। ठीक है ना, मैं स्टार्टिंग से ही माया का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ ही साथ कराने वाला हूँ। तो हम यहाँ भी देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरफेस ऑफ माया। ठीक है, ये है इसका इंटरफेस माया का, और ये है उस इंटरफेस के बारे में डिटेलिंग। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊँगा 1 2 3 4 उसके लिए आपको लिखना इतना है, और उसका जो भी आपको नज़र आने वाला प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पे? फर्स्ट को हम बोलते हैं मेन्यू सेट। ठीक है, अब चलते हैं माया में, और ये रहा माया आपका। अब माया जब खुलता है तो माया एक्चुअली में पुराने सॉफ्टवेयर जैसा नहीं है कि आप क्या करोगे कि आप पहले टूल्स पढ़ लोगे, फिर फाइल पढ़ लोगे, फिर ऐसे। ठीक है, क्योंकि माया लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और हम इसको वैसे नहीं पढ़ते। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? हम इसको पढ़ते हैं कि इस सब्जेक्ट में, यानी कि माया के अंदर, माया के सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से काम होते हैं। तो माया के सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग होती है, टेक्सचरिंग होती है, ठीक है, अनरैपिंग होती है, ठीक है, इसके अलावा रिगिंग होती है। हाँ, उसके अलावा रिगिंग के बाद एनिमेशन होता है। ठीक है, उसके बाद लाइटिंग होती है, रेंडरिंग होती है, उसके बाद डायनेमिक्स होता है। तो इतनी सारी नॉर्मल चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ है। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर अगर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि माया एक समंदर है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे पास। तो मान लीजिए कि आपको मॉडलिंग करनी है। आप देखिएगा यहाँ पे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर को हम होल एंड सोल नहीं पढ़ते, हम टुकड़ों में पढ़ते हैं। क्योंकि आप देखिएगा फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, डिस्प्ले, विंडो। ठीक है, इसके बाद से सारी चीज़ें बदल जाती हैं। चेक करना। ठीक है, अभी आप मॉडलिंग पे होते हो, इसको मेन्यू सेट बोलते हैं। मेन्यू सेट इसलिए होता है क्योंकि आप डिसाइड करो कि आप किस पे काम कर रहे हो। अब मॉडलिंग में काम कर रहे हो, मॉडलिंग। ठीक है, आप रिगिंग पे काम कर रहे हो तो आप रिगिंग। और देखो रिगिंग, डिस्प्ले, विंडो के बाद देखो सब रिगिंग का पार्ट बदल गया पूरा। ठीक है, इसके अलावा फिर अब मैं एनिमेशन करूँगा, देखो मैं फिर विंडो के बाद बदल जाऊँगा। तो सोच के देखो कि जब भी मैं ये क्लिक करता हूँ और इसके बाद ये नई चीज़ें आती हैं, तो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जिसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इस वजह से हम इसको वैसे नहीं पढ़ते जैसे हम 2D के सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं और मॉडलिंग पे चलते हैं। तो मेन्यू सेट क्या डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो। तो मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एफएक्स का मतलब होता है इफेक्ट्स, ये डायनेमिक्स का पार्ट है, और रेंडरिंग का मतलब होता है जब हम आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके पुराने सॉफ्टवेयर पढ़ोगे तो मॉडलिंग के बाद मॉडलिंग 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक सरफेस मॉडलिंग और एक पॉली मॉडलिंग। ठीक है, तो उसमें एक सरफेस का पार्ट अलग था और उसके अंदर टेक्सचरिंग भी अलग था। अभी टेक्सचरिंग, मॉडलिंग एक ही पार्ट का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो इसी के अंदर आपको टेक्सचर और मॉडल दोनों दिए जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या था? 1। ठीक है, 1 का मतलब है मेन्यू सेट। सेकेंड है मेन्यूज़। इससे आप वाकिफ़ हो पहले से ही। क्या होता है मेन्यू? मेन्यू दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं मेन्यू के पास। मेन्यू है ये वाला पार्ट जहाँ आपको फाइल, एडिट और ये सारी चीज़ें जो आप पुराने सॉफ्टवेयर से पढ़ते आए हो वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, फाइल ओपन करना, सेव करना, ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास? तीसरी चीज़ है हमारे पास ये। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस लाइन। ठीक है, स्टेटस लाइन क्या होता है? स्टेटस लाइन का मतलब होता है कि जहां पर आपके पास आइकन्स बने होते हैं, इसको हम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में कंट्रोल पैनल बोलते हैं। ठीक है, जो कि दूसरे टूल्स के यूसेज के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। अब इस वाले पार्ट में क्या है? इस वाले पार्ट में एक सिंपल चीज़ है। क्या चीज़ है? कि जैसे मैंने फाइल में गया, मुझे नई फाइल खोलनी है, मैं न्यू करूँगा और नई फाइल खुल जाएगी। लेकिन मैं 1 स्टेप और 2 स्टेप में इस काम को करता हूँ। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट स्टेटस लाइन में आता हूँ तो देखो ये फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आइकन बना हुआ है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंगल क्लिक में ही वो फाइल खुल जाएगी, सिंगल क्लिक में फाइल ओपन हो जाएगी।
सिंगल क्लिक में फाइल सेव हो जाएगी, सिंगल क्लिक में मैं अंडू और रीडू कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो बेसिकली आप बार बार करते रहते हैं काम, उसके कुछ पार्ट्स को हमें यहाँ पर दे दिया गया है ताकि हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटस लाइन, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर है यूज़र अकाउंट मेन्यू। यूज़र अकाउंट मेन्यू को आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास लाइसेंस्ड वर्जन नहीं है। तो ये है आपका लाइसेंस वर्जन। लाइसेंस वर्जन होता है यहाँ आपका नाम लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो इससे हमें फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है। फिर आता है आपके पास सेल्फ। ठीक है, पांचवा नंबर। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ होता है अलमारी में जो हम रखते हैं सामान, तो उसमें सेल्फ बने होते हैं ना, अलग अलग खाने, उसी को हम सेल्फ बोलते हैं। अब इसमें सेल्फ का कहाँ पर जगह है? तो आप देखो यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, ये 1 2 3 ये सारे सेल्फ हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है। ये देखिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आया कि इस आइकन का मतलब क्या है, ये जो रखा हुआ सामान है क्या है, इसका मतलब क्या है ना। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में हमें जब आइडिया नहीं होता किसी चीज़ का, तो हम सोचते हैं कि इसको अपने तरीके से असेंबल करें। तब देखो क्या होगा ये कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आप बुक्स खोजने जाते हो, तो वो इतना बड़ा है, ह्यूज है कि आपको खुद का एक नाम याद करके जाना पड़ रहा है और फिर बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट खोजना पड़ता है ना। मान लीजिए कि आपने खुद बहुत सारे बुक्स खरीद के अपने घर में एक अलमारी बना लिया, छोटी लाइब्रेरी बना लिया, तो उस छोटी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होंगी उन सब के बारे में आपको सब कुछ पता होगा, है ना, कि मैंने कहाँ रखी है, कौन से सेल्फ में। तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि वो आपने स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया हुआ है, इसीलिए आपको सब कुछ, हाँ एग्जैक्टली तो जैसे भी आपने रखा होगा वो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। और बाकी बड़ी लाइब्रेरी में चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होती है, इसीलिए वहाँ पर आपको उनके अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ आपको जब तक सामान का पता नहीं होगा तब तक ढूंढना नामुमकिन है। तो हम क्या करेंगे, हम अब अपना खुद का सेल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये 3 वो दिख रहे हैं लाइन्स, इस पर क्लिक कीजिए। ये जितने दिख रहे हैं ये सब सेल्फ हैं जो अभी आपको यहाँ दिख रहे हैं टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सेकंड सेटिंग पे, जो गोल कलर का पार्ट है, सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए क्या दिखा है, न्यू सेल्फ। तो मैं इसे क्लिक करूँगा। ठीक है, इसका नाम दूंगा, क्योंकि हम मॉडलिंग करने वाले हैं तो हम मॉडलिंग नाम देंगे और इसका एक और नाम देंगे BSc। ठीक है ना, हम ओके करते हैं और देखिए बिल्कुल खाली सेल्फ नाम से बन गया हमारा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें वो बेसिक चीज़ें यहाँ इकट्ठी करनी है। तो पहली 3 चीज़ें हमें इकट्ठी करनी है जो कि हम यहाँ पर लगाएंगे। पहली 3 चीज़ें कौन सी होनी चाहिए? पहली 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, फर्स्ट है आपके पास डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। एडिट में जाइए, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। ये वहाँ कैसे आएगा, आपको दबाना है शिफ्ट और कंट्रोल। ये देखिए, ठीक है, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, शिफ्ट कंट्रोल दबाइए, आइकन को क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपका आइकन बन जाएगा। ठीक, सेकंड कौन सा कमांड है जो आपके लिए होना चाहिए? सेकंड कमांड है मॉडिफाई में आइए और यहाँ जाइए आप सेंटर पिवट। ठीक है, शिफ्ट पिवट या पाइवोट। ठीक है, और शिफ्ट और कंट्रोल दबाइए, क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए CP। ठीक है, और तीसरा जो आपको चाहिए वो चाहिए फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, शिफ्ट और कंट्रोल क्लिक, ये देखिए 3 चीज़ आ गई, हिस्ट्री, CP सेंटर पिवट और FT फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो इन सब चीज़ों का कोई मतलब है, तभी इसको हमने यहाँ लेके आए हैं। ठीक है, तो मॉडलिंग हम करने वाले हैं और मॉडलिंग में ऐसे तो बहुत जगहों पे इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये वो बेसिक स्ट्रक्चर्स है जिनको हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, जिसमें भी करना चाहते हैं। ये करते क्या है, तो सबसे पहले जो ये काम करेंगे, आप देखिए वो क्या काम करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा CP की, सेंटर पिवट। ठीक है, अभी आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और देखिए कि इस ऑब्जेक्ट का जो गिज्मो है, इसको ये दिख रहा है आपको, इसको गिज्मो बोलते हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करता है हमारी चीज़ों को यूज़ करने में। इस गिज्मो का अभी जो पार्ट है वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश, ठीक है, वो कारण भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, किसी कारणवश मेरा गिज्मो मेरे इसको छोड़ देता है।
अब देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। मॉडलिंग में ये काम आम तौर पे होता है, ठीक है। तो अगर मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि मेरा गिज्मो मेरे सेंटर पिवट से दूर चला जाए तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे करना पड़ेगा सेंटर पिवट। तो यहाँ पर जाएंगे आप और करेंगे CP, तो वो जहाँ कहीं भी होगा आपके ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। आया समझ क्यों ज़रूरत पड़ेगी इसकी बार बार हमें। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकेंड कंडीशन है FT। FT का मतलब क्या हुआ, FT का मतलब हुआ हमारे पास कि मान लीजिए कि आप GPS इस्तेमाल करती हैं। GPS का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, मान लीजिए किसी को खोजना हो, है ना, मोबाइल पे कोई दूर खड़ा हो हमारे पास, बोले भाई मुझे वहाँ आना है तो आप लोकेशन सेंड कर दो। तो GPS जो काम करता है वो FT भी काम करता है। कैसे काम करता है मतलब, अब GPS में हम क्या करते हैं, हम लोकेशन ट्रेस करते हैं। लोकेशन आप कैसे ट्रेस करते हो, लोकेशन आप ट्रेस करते हो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से, ठीक है ना, कि एक पॉइंट बनता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे, तो फलाना जगह या जो भी बंदा हो वहाँ खड़ा होगा, आप उसका एक लोकेशन भेज दोगे और आप वहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है ना। नाउ मान लीजिए कि मुझे इसका लोकेशन पता करना है, तो फिलहाल ये जब पैदा हुआ है इसका लोकेशन सेंटर में है 0 एक्सेस पे, ठीक है। 0 एक्सेस कौन सा है, ये जो प्लस का साइन दिख रहा है यहाँ पे छोटा ये बीच में, ये 0 एक्सेस है। तो आप कुछ भी पैदा करोगे तो वो सेंटर में ही पैदा होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि ये मुझे अब यहाँ नजर आए हमेशा, चाहे मैं इसे कहीं भी ले जाऊँ ये यहीं प्रकट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा ये कि मान लीजिए कि यहाँ पहुँचने के बाद मैं करता हूँ इसको FT, ठीक है। तो देखो FT करने से क्या होगा, जब मैंने इसको दिखाया आपको तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी को खोजते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मूव, रोटेट, स्केल, है ना। आप XYZ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर XYZ फिलहाल कोऑर्डिनेट दिखा रहा है मुझे जो यहाँ पर है। मैं क्या करूँगा, मैं इन कोऑर्डिनेट्स को कर दूंगा 0 कैसे करूँगा, FT प्रेस करके, ये देखिए, ओके ना। यहाँ पर ये था बंदा या फिर जो भी ऑब्जेक्ट वो अब 0 हो चुका है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ मैंने कहा ना कि जहाँ भी हो वापस उस जगह पे पहुँच जाए जहाँ इसे पहुँचना था। अब मैंने इसकी जगह ख़राब कर दिया, अब मुझे पता नहीं कि कहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि ये बंदा वहीं पहुँच जाए जहाँ ये ऑब्जेक्ट पहले था। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 कर दूँगा, क्योंकि मैंने क्या किया था 0 पे लॉक कर दिया था। जैसे ही मैं 0 कर दूंगा ऑटोमेटिकली वो उसी जगह पे पहुंच जाएगा। आया समझ। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हमें क्यों पड़ेगी, अगर हमें कोई चीज़ एग्जैक्ट लोकेशन पे चाहिए तो हम उसको फ्रीज कर लेते हैं, फिर हम कहीं भी भटके हम उसको वापस ला सकते हैं 0 एंटर करके, ठीक है। नहीं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये है चैनल बॉक्स, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ मुझे ये समझाना था इसीलिए मैंने दिखाया वो। फिर बात करते हैं तीसरी चीज़ की, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। अब डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री क्या होती है, फोटोशॉप आपने किया होगा, फोटोशॉप में आपने देखो बहुत सारा काम करते हैं तो उसकी हिस्ट्री सेव हो जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या होता है, माया जो है मेमोरी याद कर लेता है जो भी आप काम करेंगे। तो देखिए थोड़े बहुत हम काम करते हैं यहाँ पे और इसको याद दिलाते हैं कि क्या काम किया हमने।
ठीक है, ये हमने कुछ बना लिया, वॉट एवर ये क्या है ये भी नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ भी हमने बना लिया। अब देखो क्या होता है, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पर चैनल बॉक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी कि मैंने क्या क्या किया जिसकी वजह से ही बना। अब जब ये काम आप करते रहते हो तो बहुत सारी हिस्ट्री ऐसी इकट्ठी होती रहती है। ये हिस्ट्री हम डिलीट नहीं करते जब तक कि हमें इस फाइल में एडिटिंग का स्कोप होता है। जब हम इसमें एडिटिंग कर रहे हैं तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन जब ये फाइल एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगी और हमें लगेगा कि हाँ हमने सारे काम निपटा लिए हैं और अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम एक लास्ट फाइल सेव करेंगे जिसमें हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे। देखो क्या होता है, हिस्ट्री पे जाएंगे और हिस्ट्री डिलीट, सब खत्म। तो अब ये फाइनल हो गया, अब इसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है पीछे जाके, ठीक है। तो अब हम ये काम इसलिए करते हैं, तो इसीलिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि आपको अपने गिज़्मो को सेंटर में लाना है, आपको आपकी लोकेशन सेटअप करनी है और आपको किए गए कामों को डिलीट कर देना है। इसलिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत हमें सबसे पहले पड़ती है। चाहे आप मॉडलिंग करें, टेक्सचरिंग करें, वॉट एवर आप जो भी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप मॉडलिंग करोगे ना तब आपको ये आएगी दिक्कत, तब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी, अभी आपको वैसे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि देखो जनरल कंडीशन क्या होती है किसी चीज़ की, जब हम किसी चीज़ को बीच में रखते हैं, मान लीजिए फिलहाल आपने बोला कि हमने यहाँ पैदा किया इसे, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब मैं इसके चीज़ों को एडिट करना शुरू करूँगा तो ये पहले के एरिया बढ़ जाएंगे इसके पहले से ही, है ना। तो जो इसका लोकेशन सेंटर में था वो सेंटर रहेगा ही नहीं इसका कभी, क्योंकि पहले जिस साइज़ और शेप का था वो अभी साइज़ और शेप बदलने के बाद इसका ऑटोमेटिकली सेंटर पिवट बदल जाने वाला है और लोकेशन भी थोड़ी बहुत एरियाज बदल जाने वाले हैं। तो इसी वजह से ये काम होता है कि आप जब भी बेसिक चीज़ में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे वो बेसिक नहीं रहने वाला है, उसमें जो भी चीज़ ऐड होगी उसके अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। या आप अगर भूल के, क्या होता है कि कभी हम जानबूझ के ये करते हैं और कभी हमसे अनजाने में भी ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप कार बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उनका बेस बीच वाला पार्ट होगा, प्लेन के विंग्स होंगे, टायर्स होंगे, और वो अगर एक ऑब्जेक्ट से नहीं बने, अलग अलग ऑब्जेक्ट बने तो हर ऑब्जेक्ट का अपना पिवट पॉइंट होगा, हर ऑब्जेक्ट की अपनी लोकेशन होगी। क्योंकि अगर एक जहाज़ बनाया है तो जहाज़ का जो फ्यूजिलाज है बीच वाला पार्ट, जब आप विंग्स बनाओगे तो विंग्स जब बनाओगे तो विंग्स का सेंटर पिवट अलग होगा, फ्यूजिलाज का सेंटर पिवट अलग होगा। हाँ कुछ वैसा है, लेकिन 2D में आप क्या कर रहे हो कि चीज़ों को ढूंढ रहे हो, है ना, आप कैमरा एंगल व्यू सेट कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली वो वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा एंगल व्यू सेट करने की जरूरत है, क्योंकि आप उसका बैक साइड नहीं दे सकते हो। यहाँ पर क्या है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी में जैसा बिहेव करते हो 3D में, आप 10 दिशाओं को आराम से देख सकते हो, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और टॉप एंड बॉटम। टोटल आपके पास 10 डायरेक्शंस है और 10 डायरेक्शंस को आप जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में बिहेव करने के लिए यूज़ करते हो वो यहाँ भी कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर कैमरा तो है, लेकिन इसका व्यू पॉइंट भी वैसा ही बना हुआ है कि आप सब जगह को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कहानी हमारे पास इन तीनों चीज़ों की। और क्या है हमारे पास, हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। सेल्फ समझ में आ गया हमें। फिर आपके पास वर्क स्पेस सेलेक्टर, ये क्या होता है। अब क्या होता है कि जब किसी भी सॉफ्टवेयर में ये मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्या होता है, ये होता ये है कि हम कौन से स्टेटस पे काम कर रहे हैं। जैसे आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हो तो आप ड्राइंग पे काम कर रहे हो या वेब पे काम कर रहे हो, ठीक है कि, या इलस्ट्रेशन पे काम कर रहे हो, तो आपको मिलता है वर्क स्पेस जिसमें एक लिस्ट बनी होती है। तो वो लिस्ट आप पिक कर लेते हो कि कौन सा काम कर रहे हो आप। तो अभी मैं मॉडलिंग पे हूँ, देखो मेरा स्टेटस बदल गया, ठीक है। मैं एक्सपर्ट मोड में हूँ, मेरा स्टेटस बदल गया। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हो, उसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो फिलहाल मैं स्टैंडर्ड मोड में काम कर रहा हूँ, तो क्लासिक में आता हूँ मैं, और ये मेरा बदल जाएगा ऐसा, ठीक। नहीं, स्टार्टिंग में हम क्लासिक में करते हैं, जैसे जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है हम जा सकते हैं। क्योंकि देखो एक्सपर्ट मोड क्या होगा कि आपको ये सब पता होना चाहिए पहले से, शॉर्ट कमांड और ये सारी चीज़ें, है ना। आपको मेन्यू और ये सब दिखना ही बंद हो जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं तो आप एक्सपर्ट मोड में काम कीजिए, आपको ज़्यादा एरिया मिल जाता है काम करने के।
तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपने जब पढ़ना स्टार्ट किया है कैसी आपकी यूसेज है, किस तरह पे आप जिस जगह पे काम कर रहे हो। जैसे मैं यूवी टेक्सचर एडिटर पे काम करूँगा तो मैं इस पर काम करूँगा अच्छा कि मुझे टेक्सचर भी चाहिए, उसका यूवी भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए, दोनों एक साथ दिखना चाहिए, तभी मैं सही तरीके से काम कर पाऊँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे ही जब भी हम आगे बढ़ेंगे काम करने के लिए हम उसके हिसाब से यहाँ पर ये प्रीव्यूज सेलेक्ट कर लेते हैं। आप खुद के प्रीव्यू बना सकते हैं, देखिए आप रीसेट कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो, आप न्यू भी बना सकते हो। सेव करंट जो हमने अभी खोला है वो सेव हो सकता है, ठीक है। रीसेट हो सकता है जो आपने पहले बनाया उसको, और यहाँ से इंपोर्ट हम कर सकते हैं। कोई पुरानी फाइल बनाई हो हमने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, हम चाहते हैं कि उसका ही सेटअप खुल जाए तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, और नहीं तो आप इसके बेसिक सेटअप पे भी काम करें, ठीक। तो ये है कहानी हमारे पास। तो हमने ये थोड़ी देर बात की थी वर्क स्पेस सेलेक्टर 6 नंबर। फिर क्या आता है आपके पास, साइड बार आइकन्स। देखो साइड बार आइकन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं पहले हम। हमारे पास आता है मॉडलिंग टूल किट, ह्यूमन आई के विंडो, एट्रीब्यूट एडिटर, टूल सेटिंग, चैनल बॉक्स, लेयर एडिटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं, देखो कहाँ मिलता है। जब भी हम ये काम कर रहे होते हैं तो आपके पास ये एक साइड है जो ये अगर छुपी हुई होगी, ठीक है, तो आपको यहाँ दिखेगी। यहाँ पर आप देखो साइड बार विंडो आइकन्स ये होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नाम थे वहाँ पे भी। तो पहला है आपका मॉडलिंग टूल किट, दूसरा है कैरेक्टर मॉडलिंग आई के, तीसरा है टूल सेटिंग नहीं एट्रीब्यूट एडिटर, चौथा है टूल सेटिंग और पांचवा है चैनल बॉक्स। अब इन सब के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करोगे वो करोगे एट्रीब्यूट एडिटर और चैनल बॉक्स, ठीक है। उसके अलावा भी आप चीज़ें इस्तेमाल करोगे बट कम मात्रा में। लेकिन चलते हैं सबसे पहला देखते हैं क्या है ये है टूल बॉक्स, मॉडलिंग टूल कंपोनेंट्स। इसके अंदर होता है कि जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, लोगों को बहुत से चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है या याद नहीं रख पाते। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, कि आप चीज़ें यहीं से पिक कर लें, ठीक है। जैसे ही आप अपने, क्योंकि देखो ये सेल्फ जैसा ही है कि जब हम अपनी मर्जी की चीज़ें यहाँ लगा रहे हैं तो हमें चीज़ें दिख जाएंगी, तो उनके आइकन हमें याद हो जाएंगे। अभी हमने ये पढ़ा नहीं है तो इनके आइकन हमें याद नहीं है ना। तो जैसे धीरे धीरे हमको पढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही वो चीज़ें यहाँ से एक क्लिक में हासिल कर लेंगे। तो इसीलिए मॉडलिंग टूल किट मॉडलिंग के बेसिक पैरामीटर को इस सेटअप में रखता है जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक। सेकेंड है आई के, मतलब कि कैरेक्टर। अब ये रिगिंग का पार्ट है, तो रिगिंग हम बाद में सीखेंगे 4th सेमेस्टर में, तब हम इसकी बात करेंगे। तो उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तीसरा आपके पास टूल एट्रीब्यूट एडिटर है। एट्रीब्यूट एडिटर और चैनल बॉक्स ये दो चीज़ें होती हैं। क्या होते हैं, चैनल बॉक्स होती है कम इन्फॉर्मेशन और एट्रीब्यूट एडिटर होता है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने स्कूल के टाइम में रिफ्रेशर, गाइड और कुंजीज पढ़ी होंगी, है ना। तो कुंजीज में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है कम मात्रा में, ठीक है, कंसोलिडेट करके समराइज करके उसको डाल देते हैं। और अगर आपने गाइड्स और रिफ्रेशर में पढ़ा होगा तो उसमें एलोबरेट करके बहुत सारा लिखा होता है, ठीक है। अब ये उसी तरीके से, तो डाइजेस्ट यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो एट्रीब्यूट एडिटर में मिलेगा, और मिनिमम इन्फॉर्मेशन समरी मिलेगी वो चैनल बॉक्स में मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने पिक किया हुआ है तो ये इसका समरी दिखा रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं पिक किया होगा तो कोई समरी नहीं आएगी। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने पिक किया होगा उसी की समरी दिखेगी। इस समरी में क्या क्या चीज़ें हैं देखो, XYZ ट्रांसलेशन, इसका मतलब होता है मूव, इसका मतलब होता है रोटेट, इसका मतलब होता है स्केल, ठीक है। 3 चीज़ें आ गई। आप इन तीनों को अलग अलग भी बिहेव करा सकते हो। आपको यहाँ पिक करना है और स्क्रीन पे आके मिडिल माउस बटन से ड्रैग करना है, तो जिस भी डायरेक्शन में आप देखोगे उस डायरेक्शन में आपको अपना बिहेवियर सेटअप दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक सेटअप है। तो इनमें आप इस्तेमाल करते हो सिंगल, मल्टी, ठीक है ना। एक लास्ट कहानी है वो है विजिबिलिटी। हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, हाइड और शो करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी विजिबिलिटी, उसकी आइज़ बनी होती है, उसको ऑन ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं, आइज़ कहीं नहीं दिख रही है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, इस विजिबिलिटी को हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मुझे ये देखना है तो ये ऑन है, मुझे ये नहीं देखना है तो मुझे ऑफ करता हूँ। ऑन ऑफ का एक बेसिक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं 0 और 1। तो अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ मैं 1 लिख दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 फॉर ऑन, 0 फॉर ऑफ। आप ऑन और ऑफ भी लिख सकते हैं, 1 और 0 भी लिख सकते हैं।
तो आपका प्रोडक्ट हाइड और नाउ। अब इसी कंडीशन को अगर मैं एट्रीब्यूट एडिटर पे आता हूँ, देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ये सारी इंफॉर्मेशन इसी को लेके है, देख रहे हो। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है एक प्रोडक्ट को लेके, लेकिन इतनी की ज़रूरत आपको एट अ टाइम नहीं पड़ती है। जैसे भविष्य में पड़ती रहेगी तो हम इन जगहों पे आके उसका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें नहीं पड़ रही है। तो फिलहाल मिनिमम इन्फॉर्मेशन से हमारा काम चल रहा है, तो यहाँ चलता रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है जो हमने इस्तेमाल किया है वो ये है बस, ठीक है। नाउ तो ये था हमारे पास साइड बार आइकन्स, जिससे 5 चीज़ें आपके पास शामिल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ हम यहाँ पर देखो मिस कर रहे हैं, लेयर एडिटर। ये कहाँ मिलेगा मुझे? ये भी मुझे चैनल बॉक्स में मिलेगा। चैनल बॉक्स में ये देखो नीचे लेयर, ठीक है ना। लेयर हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, सब जगह लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना दिख रहा हो तो यहाँ पर जाना है नीचे और इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। इसको पकड़ के ड्रैग कर दो, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर क्या है, ये लेयर बिल्कुल वैसा ही लेयर है जैसे वहाँ बना देते हम लोग। अब मान लीजिए कि मुझे इसको लेयर में डालना है, फिलहाल ये किसी लेयर में नहीं, क्योंकि लेयर बनी ही नहीं हुई है। तब मुझे 2 तरीके से मैं इसको लेयर में डाल सकता हूँ। पहला तरीका क्या है कि मैं एक लेयर बनाऊँ, लेयर में जाऊँ, क्रिएट एम्प्टी लेयर, ये लेयर बन गई, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट करूँ, इस पर राइट क्लिक करूँ और इसको ऐड कर लूँ, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब देखो ये वी का मतलब है विजिबिलिटी, ये ऑफ, तो अब इस लेयर के अंदर है, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है, लेयर गायब। मैं 2 कदम मतलब कि मैंने 2 स्टेप्स इस्तेमाल किए थे ना, अब मैं 1 स्टेप इस्तेमाल करके एक लेयर बना लूंगा और इसके अंदर भी चला जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करना है, लेयर में जाना है, क्रिएट लेयर फ्रॉम सेलेक्टेड, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको बनाऊंगा तो एक ही स्टेप में मेरे पास लेयर के अंदर चला जाएगा, ठीक। सेम कंडीशन आपके पास एक और जगह से, ये देखो कुछ आइकन्स दिख रहे हैं आपको। तो ये क्रिएट लेयर का आइकन है और ये लेयर फ्रॉम सेलेक्टेड का आइकन है, तो ये देखिए, और ये सिंगल लेयर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो लेयर में मिल जाती है। लेयर एज इट इज़ वैसे ही काम करता है, मैनेज करता है सब कुछ, मैनेजमेंट वाला पार्ट है इसका, ठीक है। और ये उतना ही हेल्पफुल है जितना कि हमारे पास आज की तारीख में जितने भी सॉफ्टवेयर में आपने लेयर इस्तेमाल किया है और जितना आपको ईज़ मिला है काम करने के लिए, उतना ईज़ आपको यहाँ ही मिल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे इन सब की बात भी करेंगे, आगे क्या हो रहा है ये सब। फिलहाल के लिए छोड़ते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। साइड बार आइकन के बाद चैनल बॉक्स, देखो अलग से आ गया, ठीक है। तो चैनल बॉक्स वापस चलते हैं, ये रहा लास्ट में चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, और ताकि इनको शफल करने के लिए, स्विच करने के लिए आपके पास एक शॉर्ट कमांड है, कंट्रोल ए दबाऊंगा तो देखो, एक बार कंट्रोल ए दबाऊंगा तो चैनल बॉक्स खुल जाता है, दूसरी बार दोबारा दबाऊंगा तो एट्रीब्यूट एडिटर। लेकिन ऊपर 5 साइड बार आइकन्स थे, लेकिन स्विच किस में होता है, सिर्फ 2 में। तो इसीलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कंट्रोल ए जो है इनको दोनों को ड्यूल मोड में रखता है। एक बार क्लिक करोगे तो चैनल बॉक्स खुल जाएगा, दूसरी बार क्लिक करोगे तो एट्रीब्यूट एडिटर खुल जाएगा। चैनल बॉक्स का बेसिक पैरामीटर सेटअप क्या है कि ये आपको सारे कोऑर्डिनेट बताता है, विजिबिलिटी बताता है, और जो भी चीज़ आप बनाते हो, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने बनाया है वो यहाँ पर आ जाएगी, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हो। तो फिलहाल इन प्रॉपर्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि इन प्रॉपर्टीज़ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चैनल बॉक्स में ही मिलेगी, और चैनल बॉक्स में लेयर भी होता है जो नीचे साइड है, जो आपको हर आइटम को लेयर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये गया इसमें, ये गया इसमें, ठीक। उसके बाद आता है आपका व्यू पैनल। व्यू पैनल क्या होता है? व्यू पैनल में आप आते हैं 10वें नंबर पे, तो ये है जो बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं व्यू पैनल, जहाँ आपको चीज़ें दिख रही हैं। अब इसके अंदर भी देखो 2-3 चीज़ें हैं मेन। पहली चीज़ क्या है, ये जो अभी आप देख रहे हो ये सिंगल व्यू है। स्पेस बार दबाऊंगा तो ये 4 व्यू बन जाता है, ठीक है। स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार। लेकिन अब देखो आप 4 व्यू में हो, आप चाहते हो कि आप एक सिंगल मोड में काम करो। देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब भी आप काम करोगे तो मेरी हिदायत मानना, आप प्रोस्पेक्टिव व्यू में काम मत करना। प्रोस्पेक्टिव व्यू सिर्फ आंसर देखने के लिए स्टार्टिंग में इस्तेमाल करना। बाद में जैसे ही आप थोड़े से प्रो हो जाओगे काम करते करते, आप इसका भी इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। फिलहाल हमें काम करना है टॉप, फ्रंट और साइड, ये सब 2D है, ठीक है ना।
तो अब इन 2D प्लेस पे काम करने का फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो आंसर मिलेगा वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ क्यों। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको कौन सा पैनल चाहिए बड़े मात्रा में या कि फुल स्क्रीन व्यू पे, उसका फैसला आप कैसे करेंगे? स्पेस बार दबा के। लेकिन कैसे? तो जहाँ जिस भी व्यू पैनल पे आप अपना माउस रखेंगे, ठीक है, और स्पेस बार दबाएंगे, वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। ये पर्सपेक्टिव है, ये टॉप है, ये फ्रंट है, ये साइड। ठीक है, तो बस आपको अपना कर्सर यहाँ ले जाना है और स्पेस बार दबाते रहना है। जितनी बार दबाओगे उतनी बार ये स्विच हो जाएगा। ठीक ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों आसान होता है काम करना हमारे लिए इन तीनों व्यूज़ में और इसमें आंसर देखना। मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ और आप देखना कि क्या होने वाला है। मैं एक क्लाउन बनाता हूँ, क्लाउन इन द सेंस कुछ जोकर टाइप, लेकिन मैं इस इंफॉर्मेशन वैल्यू को इन तीनों चीज़ों में एडिट करने वाला हूँ। ये मेरा टॉप व्यू है, ये मेरा सर है, ये मैं साइड व्यू में गया इसको सर को ऊपर लेके। ठीक है, और बाकी की चीज़ें मैं नीचे बनाऊंगा। मेरा धड़ आ गया नीचे, ये मेरा धड़ हो गया। देखो टॉप से मेरे को धड़ नहीं दिख रहा मेरा, है ना, लेकिन बाकी की जगहों से दिख रहा है क्लियर। और यहाँ मेरे को आंसर देखना है, देखना मेरा आंसर कैसा आएगा, क्योंकि यहाँ आप पता नहीं लगा सकते कि आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें फिक्स है, तो आप वो काम आसानी से कर पाओगे। ठीक है, फिर मुझे इनके पैर चाहिए। ठीक है, अब देखो ये है फ्रंट और ये है साइड। तो क्या होगा, साइड में जब मैं काम करूंगा तो मुझे, अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे को मेरे एक टांग के पीछे दूसरी टांग दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर मैं फ्रंट में खड़ा होऊंगा तो मेरे को दोनों टांगें दिखाई देंगी। तो ये फ्रंट है, यहाँ मुझे दोनों दिखाई देंगी। तो मैं एक को यहाँ रखूँगा, कंट्रोल डी करूँगा, इसी कॉपी हो जाएगी। अब देखो साइड में अभी भी नहीं दिख रही है ना, सिर्फ यहीं दिख रही है, टॉप पे कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ हम पता नहीं लगा पा रहे कि हम फ्रंट में है कि साइड में है, कौन सा एंगल पे है। तो देखिए धीरे धीरे आपको पता चलेगा। फिर मुझे हाथ चाहिए, ठीक है ना, तो अब मैं आता हूँ वापस, ये फ्रंट है, यहाँ से मैंने वापस खोला। अब मुझे इसको, ठीक है, इसका एंगल बदलना है। एंगल कैसे बदलना है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया था, सबसे आसान तरीका होता है यही, रोटेशन चेक करो कि कौन से रोटेशन में मूव कर रहे हैं। देखो ये गलत डायरेक्शन है, ठीक है, वापस जाओ, दूसरा डायरेक्शन चेक करो, ये भी गलत डायरेक्शन है। फिलहाल इसके लिए ये है सही डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं इसके सही डायरेक्शन पे जाऊंगा और देखिए वहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको कुछ नंबर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए आप, क्योंकि मुझे 90 डिग्री, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर लिखना सबसे आसान तरीका होता है किसी चीज़ को मूव करने में। बस उसके बाद लाइए, इसको सेट कर लीजिए, कंट्रोल डी कर लीजिए, इसकी कॉपी कर लीजिए, और अब देखिए साइड में अभी भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऐसे खड़ा है तो उसका एंगल, लेकिन अभी आपको यहाँ सब कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ देखो टॉप पे आपको दो चीज़ें और नज़र आने लगी, और पर्सपेक्टिव पे आपको सब चीज़ सही नज़र आ रही है। तो ये सिर्फ आंसर देखने के लिए यूज़ करना है स्टार्टिंग में। अब मान लीजिए कि हम इसका बनाना चाहते हैं शूज़ वगैरह कुछ, तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो मैंने सही लगा दिया, लेकिन अब यहाँ से मुझे दो बनाने हैं। एक मैंने यहाँ बनाया, कंट्रोल डी यहाँ बनाया। अब यहाँ देखो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को थोड़ा लेंथ में लंबा कर दूंगा, ताकि मुझे डायरेक्शन समझ में आए कि मेरे जूते की डायरेक्शन किस तरफ की है। ये देखिए अब मुझे समझ में आने लग गया कौन सा डायरेक्शन में मेरा। तो इसीलिए ये है आंसर देखने का तरीका, और ये सारे हैं काम करने के बेसिक तरीके। नाउ अब मुझे आँख नाक मुंह बनाना है, मान लीजिए, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है। तो मैं आँख नाक मुंह के लिए इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा वापस से। ठीक है, मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर मैं यहाँ लेके भी आऊँगा तो भी कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मैं इसको इस वाले एंगल से बाहर निकालूंगा,
ठीक है, तब ये दिखना शुरू हो जाएगा। फिर कंट्रोल डी करूँगा, फिर यहाँ लगाऊंगा, फिर कंट्रोल डी करूँगा, फिर यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, तो अब ये क्लियरली विजिबल भी हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको क्लियरली विजिबल दिखेगा। तो चीज़ों को सेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप इन तीनों व्यूज़ पे 2D व्यूज़ पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हमको यूज़ करके बनाना है। व्यू पैनल समझ में आ गया हमें। चलते हैं नेक्स्ट पैनल पे, इसका नाम है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स देखते हैं। तो यहाँ बहुत ही कम टूल है, तो ये जो लाइन है ये टूल बॉक्स की लाइन है। इसका सबसे पहला पार्ट है सिलेक्शन। आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका शॉर्ट फॉर्म है क्यू। ठीक है, QWERT। ठीक है, नहीं QWERT नहीं है। देखो ये जो पहले वाले 3 है ये तीनों क्यू है, कि तीनों सिलेक्शन है। ठीक है, एक सिलेक्शन है क्लिक करने वाला सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन है क्लिक एंड ड्रैग करने वाला सिलेक्शन, लासो सिलेक्शन, और तीसरा सिलेक्शन है कंपोनेंट मोड सिलेक्शन। ठीक है, तो हम कंपोनेंट मोड की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो पहले के तीनों टूल हैं वो तीनों सिलेक्शन को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो इसीलिए हम पहले 3 टूल को मानते हैं कि क्यू है ये सिलेक्शन। फिर है W मूव, E रोटेट, R स्केल। तो QWER, और T होता है मैनिपुलेशन या मैनिपुलेटर। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ आपको, तो यहाँ पर टूल बॉक्स पर लिखा है ना QWERT। तो Q फॉर मूव, सॉरी सिलेक्शन, मूव, रोटेट, स्केल, मैनिपुलेटर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, और Y भी होता है। ठीक है, लास्ट एक्सेस सीन। तो अब होता क्या है कि जब लास्ट में आपने कोई काम किया होता है Y प्रेस करेंगे तो आप सीधा उसी टूल पे पहुंच जाएंगे। जो लास्ट में आपने टूल इस्तेमाल किया है, आप भूल गए कौन सा टूल है, तो आप Y प्रेस कर देंगे तो वही लास्ट वाला टूल आपको मिल जाएगा वापस से। तो QWERT Y तक आता है। तो ठीक है, तो ये है QWERT, और Y प्रेस करूंगा तो वापस से मैं लास्ट टूल पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट टूल था मेरा पॉलीगन सिलेंडर टूल। तो ये मेरे को पिक हो गया क्योंकि मैं लास्ट में पॉलीगन सिलेंडर बनाया था या फिर जो भी किया था, तो वही वाला टूल मेरे को पिक करने का मौका मिल जाएगा। नाउ ये बेसिक इंफॉर्मेशन जब हमने दे ली, ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दे ली, उसके बाद हम चलते हैं टाइम स्लाइडर पे। ठीक है, टाइम स्लाइडर क्या होता है? टाइम स्लाइडर होता है 13 नंबर। 13 नंबर कहाँ है चेक करो पहले, ये 13। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये टाइम स्लाइडर है। अगर आपने कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर किया होगा जहाँ एनिमेशन किया होगा तो वहाँ की फ्रेम लगते हैं, तो यहाँ पर की फ्रेम सेट करते हैं। ये टाइम स्लाइडर हमारा। ठीक है, फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन जब हम एनिमेशन पढ़ना शुरू करेंगे मॉडलिंग के बाद या जब भी, तब ये हमारी चीज़ें काम आएंगी। फिलहाल कम काम आएंगी, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत हमें बहुत ही कम पड़ने वाली है। ठीक है, 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्या है? 14 नंबर देखेंगे आप, रेंज स्लाइडर। रेंज स्लाइडर का मतलब क्या होता है? देखिए, रेंज स्लाइडर का मतलब होता है कि देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ की फ्रेम है 200। ठीक है, हमें कितने देखने हैं इसके ऊपर, ये हम डिसाइड करते हैं रेंज स्लाइडर से। तो देखो मैं डिसाइड कर रहा हूँ मुझे 200 के 200 की फ्रेम देखने हैं, तो अभी मैं 200 के 200 की फ्रेम देख रहा हूँ, और रेंज कम करता हूँ, अब मुझे सिर्फ देखने हैं 24 फ्रेम, तब मैं खाली 24 फ्रेम दूँ। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स यहाँ होते हैं। रेंज ये डिसाइड करता है कि इस पूरे एरिया में आपको कौन सा पार्ट देखना है या कितना देखना है। उसके बाद आता है रेंज स्लाइडर के बाद प्लेबैक कंट्रोल। प्लेबैक कंट्रोल भी आपने अगर एडिटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ा है तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। क्या होता है प्लेबैक कंट्रोल? कि जब हम इस्तेमाल करते हैं प्ले, पॉज, ठीक है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एक फ्रेम आगे एक फ्रेम पीछे, तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम एनिमेशन करेंगे। तो एनिमेशन को देखने के लिए हमें कंट्रोल्स की इस्तेमाल जरूरत पड़ेगी, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उसके अलावा हमारे पास है एनिमे कैरेक्टर मेन्यू। इसमें क्या होता है कि जब भविष्य में हम एनिमेशन पढ़ेंगे, उस एनिमेशन में बहुत सारे एनिमेशंस के अलग अलग पार्ट्स को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पर हम कैरेक्टर्स के सेट्स डालते हैं और डिफरेंट सेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग टाइम्स पे।
ठीक है। तो हम ये भी हम तब शुरू करेंगे जब हम एनिमेशन को यूज़ करेंगे, तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कमांड लाइन। कमांड लाइन में क्या होता है, कमांड लाइन का बेसिक प्रोसेस है कि हमारे पास कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें स्क्रिप्टिंग की भी होती हैं, ठीक है ना। हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होती है और यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, लिखा है MEL। मेल जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, किसकी, माया की, ठीक है ना। तो माया की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम यहाँ लिखते हैं, जो भी हम लिखेंगे वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, मैं इन सबको एक ग्रुप में डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खोलता हूँ, अब मैं इनको ग्रुप बनाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा GROUP, ठीक है, और एंटर मार दूँगा। तो क्या हुआ, मुझे ना तो ग्रुप करना पड़ा यहाँ जाके, तो मैंने खाली यहाँ ग्रुप लिखा और एंटर मारा, तो देखो मेरे सारी चीज़ें एक ग्रुप के अंदर आ गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हम मेल स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, जो भविष्य में करके देखेंगे हम। तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग का पार्ट है, ये स्क्रिप्टिंग यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी ये स्क्रिप्टिंग होती है। तो ये मेल और पाइथन दोनों चीज़ों को, दोनों कोड्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है हमारे पास 19th हेल्पलाइन। हेल्पलाइन क्या होता है, हेल्पलाइन होता है सबसे नीचे का पार्ट। देखो कभी कभी ये अपने आप ये दिखने लगता है, ठीक है। ये कब इस्तेमाल होता है कि मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया आपने, कि इसको क्लिक किया आपने, तो कुछ इन्फॉर्मेशन देखो नीचे लिखी हुई आई है, ये आपकी हेल्प करने के लिए, कि वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कि आपने कौन सा टूल लिया है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं करते हो, और ये डिफरेंट चीज़ों के साथ बदलती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये है इन्फॉर्मेशन का बेसिक पार्ट। तो जैसे ही मैं कुछ भी इस्तेमाल करूँगा उसके लिए मुझे हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है, इसीलिए हम इस लाइन को बोलते हैं हेल्पलाइन, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया देखेंगे।